कहीं और से नहीं पढ़ना पड़ेगा, एकदम बेस्ट वीडियो बना देंगे आज आपके लिए, आपको फील हो जाएगा आज का लेक्चर। शुरू कर दे, चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि प्यारे बच्चों अपने अगल बगल की डिस्टर्बेंसेस को बंद कर दो, टीवी को देखना बंद कर दो, छोटे भाई की साइकिल से खेलना बंद कर दो। चलो तो शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाओ, शुरू करते हैं। तो पहले तो देखें बेटा, आपको पता है कि एटम के सेंटर के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल गोल गोल घूमता रहता है, मस्त चक्कर लगाता रहता है। अच्छा जी, अब आपको पता है ना ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स पाई जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब्स फोर्स जो आपने पढ़ी है, F = K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। ठीक है, Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लो, Q2 मतलब प्रोटॉन का चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज, K कॉन्स्टेंट है और R इनके दरमियान का डिस्टेंस है। भाई आपको पता है ना ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर निकालो, तो आपको इसको यहां से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, और वही एनर्जी क्या कराएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। सो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड, लेकिन नोट्स बनाते नहीं यार, प्लीज नोट्स बनाते नहीं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन outermost electron from न्यूट्रल। अच्छा, 3 वर्ड हम आपको फील कराते हैं, जरा इसको देखना। न्यूट्रल आइसोलेटेड गैशियस एटम्स, जी गैशियस एटम्स। अच्छा, इसको थोड़ा फील करें। पहले तो देखें, मैंने आपके सामने लिखा है यहाँ पर आउटर मोस्ट का वर्ड। भाई हम आपसे सामने एक एटम बनाते हैं, देखना। अभी कोई भी एटम है यहाँ पे फर्ज कर लीजिए, और ये प्यारे बच्चों उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ। अब आपको पता है, हम आपसे पूछे क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है या ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को? सोचिए बताइए। तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर पड़ा हुआ है, उसको निकालना ज्यादा आसान है, तो उसको निकालने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। अच्छा, इसीलिए हमने आपसे क्या बोला? आउटर मोस्ट, यानी ऊपर, सबसे ऊपर वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। तीसरी, अब दूसरी बात न्यूट्रल होना चाहिए, थोड़ी बाद में बताते हैं। आइसोलेटेड का मतलब ये है अकेला होना चाहिए। भाई मान लीजिए हम आपके लिए खजूरें लेकर आ गए हैं, या मान लीजिए हम आपके लिए बिस्किट लेकर आ गए, अब पूरी क्लास के लिए। भाई हमने बोला लो बिस्किट खा लो। अब हमको क्या पता चलेगा कौन कितना खा रहा है ना? जो मोटे वाला भाई है वो ज्यादा खा जाएगा, जो पतले वाला भाई है वो थोड़ा कम खाएगा, यानी कोई ज्यादा खा रहा है कोई कम खा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो क्या किया जाए, अगर हम एक बच्चे को अलग कमरे में बिठा दें और उसको बिस्किट का पैकेट दे दें, हाँ अब हमें पता चलेगा कि एक बच्चा कितने बिस्किट खा रहा है, मिलाकर थोड़े ना पता चलेगा। तो अगर हमको पता लगाना हो कि एक एटम कितनी एनर्जी खा रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। अरे सबके दरमियान रहेगा तो थोड़े पता चलेगा, तो अलग करना पड़ेगा, यानी आइसोलेटेड, अकेला करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या एक एटम अकेला मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन क्या सॉलिड फॉर्म में मिलता है? नहीं। जैसे मार्कर सॉलिड है, पर ये तो करोड़ों एटम्स है ना, समझो। एक एटम बाहर निकालो, एक एटम बाहर निकाले तो वो क्या बन गया? गैस, यानी क्या पढ़ा? गैसियस एटम्स। थोड़ा फील हुआ है? यानी एटम को अकेला कर देना है, और जब आप अकेला कर दोगे तो वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, यानी गैसियस एटम। आसान लगा है? आसान लगा है। अच्छा, इसके यूनिट कौन से होंगे? देखो, अगर तो आप एक एटम के लिए बात कर रहे हो तो फिर इसके लिए हम यूनिट यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम के लिए। ठीक है, अगर आप ज्यादा सारे के लिए बात कर रहे हो, यानी एक मोल के लिए, तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो केमिस्ट्री में फैशन सा चला है कि एक एटम के बारे में ना पढ़ के बल्कि एक मोल एटम के बारे में पढ़ना, तो फिर उसके लिए हम यूज करेंगे किलो जूल पर मोल, या फिर इसके लिए किलो कैलोरी पर मोल। तीनों ही यूनिट सही हैं, पर हम ये चाहेंगे आप ये किलो जूल पर मोल वाला यूनिट यूज करें, यही ज्यादा यूज होता है एंटीरेस वगैरह में। क्लियर है? अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो आप इसमें कैलोरी का वर्ड देख रहे हो, एनर्जी का वर्ड आ रहा है, यानी इसका मतलब ये कुछ गर्मी की कहानी चल रही है, एनर्जी की कहानी चल रही है, यानी हीट की कहानी चल रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? मिटा रहे? नोट कर लिया? यहां तक कर लिया? अच्छा, कभी तो बात ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई आपने इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालना है, पर कहां पे निकालना है? समझो, इलेक्ट्रॉन को बाहर तो निकालना है, पर कहां तक लेके जाना है? भाई मान लो, देखो अब हमने इलेक्ट्रॉन निकाला यहां तक लाया, मैंने छोड़ा, ये फौरन दोबारा अंदर खींचा गया। समझे? देखो फिर से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला यहां तक लेकर आया, मैंने इसको छोड़ा, फिर से प्रोटॉन ने दोबारा अपनी तरफ खींच लिया, और फिर इसने गोल गोल अगल बगल गोल गोल घूमना शुरू।
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकाल लें, पर इलेक्ट्रॉन निकाल के कहां तक लेकर आना है? तो इलेक्ट्रॉन निकालकर प्यारे बच्चों आपने लाना है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी मतलब लामहदूद, यस, यानी जिसकी कोई हद नहीं है। तो अब एटम के लिए इन्फिनिटी क्या होगी? एटम के लिए इन्फिनिटी होती है 2 सेंटीमीटर, समझे? एटम से अगर आपने, अरे समझो एटम बहुत पुचुक से साइज का, छोटे से साइज का ये एटम है, तो आपने क्या किया? आपने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के 2 सेंटीमीटर तक ले आए, अब यहां तक ले आए, अब आप इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, ये एटम दोबारा अब दोबारा अपनी तरफ कभी नहीं खींच सकता। यानी यही इसके लिए क्या है? इन्फिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है 2 सेंटीमीटर तक, एक दफा लाकर आपने इलेक्ट्रॉन को यहां पर छोड़ दिया, अब ये दोबारा अपनी तरफ कभी नहीं खींच सकता है। और यहीं से फील होता है कौन सा? आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, है ना? मिटा दूं ना? ओके बताता हूँ, थोड़ी और बातें करते हैं, मजा आएगा आज का। अच्छा, अगर आपको सिर्फ एंटीट्रस्ट की बातें देखनी थी और 10-1 मिनट की वीडियो आगे कर दो भाई। चलो, हम तो थोड़ा बेसिक से पढ़ाएंगे ना, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे जैसे भी होते हैं नालायक, तो उनके लिए भी पढ़ा रहे हैं। चलिए, अभी हेडिंग डालेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, या कई बुक्स के अंदर लिखा होता है हायर आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप देख लेना आपके बुक के अंदर क्या लिखा हुआ, हायर आयनाइजेशन एनर्जीज। चलिए, अच्छा पहले हम आपको एक फील कराते हैं एग्जांपल के साथ। एल्यूमिनियम के पास होते हैं 13 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और आपको पता है ना एटम्स और न्यूट्रल, एक एटम के पास जितने माइनस वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्लस वाले प्रोटॉन्स होते हैं। तो अब देखते हैं, पहले शेल के अंदर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और दूसरे शेल के अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10। तीसरे शेल के अंदर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। अरे बनाना आता ना, देखो पहले शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आते हैं 8 और तीसरे के अंदर आते होते हैं 18, ठीक है। अच्छा, अब तीसरे शेल में